नमस्कार दोस्तों, JCIS क्लासेस के इस मंच से मैं अभिषेक कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कोविड के इस दौर में इस विषय की महत्ता, आपकी अपेक्षा और समय की मांग को देखते हुए JCIS क्लासेस आपके लिए एक अनूठी पहल लेकर आई है। JCIS की क्लासेस की ये प्रतिबद्धता है कि आपके गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना किया जाए और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहली कक्षाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज के सेगमेंट में, आज की कक्षाओं में मैं उत्तर लेखन के मानक, जो कि पहला सेगमेंट मैंने आपको बताया था, उस पर चर्चा करूंगा। और मैं, चूंकि ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को आप धैर्य से पूरा देखेंगे तो उत्तर लेखन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम, चूंकि समय की पाबंदी है, तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। ठीक है, मैं एक प्रारूप बना देता हूँ, उस प्रारूप को आप नोट करें। अगर आपके पास पेन पेपर है, पेन पेपर लेके बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं उत्तर लेखन के मानकों पे चर्चा करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि किन मानकों पे ये तय होते हैं कि ये उत्तर अच्छा है। ठीक है, तो उन मानकों को देखते हैं आगे कौन कौन से आधार हैं इसके। मैं बताता हूं आपको, आप कृपया नोट डाउन करें ऐसे, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा। एक मैं ले रहा हूं प्रस्तुतिकरण। शायद पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि उत्तर लेखन के कुछ मानक होते हैं, कुछ आधार होते हैं, कुछ आयाम होते हैं जिन पे तय होते हैं कि अच्छा उत्तर है या नहीं। ठीक है, मतलब कहने का मूल तात्पर्य ये है कि उत्तर की जो एक मांग होती है सिविल सेवा परीक्षा में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की हो, तो उस स्तर के उत्तर की मांग को पूरा करने के लिए हमें इन सभी मानकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा मैं ले रहा हूं प्रवाह। ठीक है, फ्लो। तीसरा मैं ले रहा हूं भाषा। चौथा विषय वस्तु। ठीक है, और एक मैं और ले रहा हूं निष्कर्ष। ठीक है, इसे आप नोट करें अपने पेन पेपर में, पेन कॉपी पे, और मैं इसके बाद आगे चर्चा करता हूं। देखिए, ये मैंने जो 5 लिए हैं आयाम उत्तर लेखन के, इस पे मैं अभी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को एकदम विस्तृत रूप से समझेंगे कि प्रस्तुतिकरण का क्या तात्पर्य है, या फिर जितने भी मैंने लिए हैं, चाहे प्रवाह हो, भाषा हो, विषय वस्तु हो या निष्कर्ष हो, उन सभी स्तरों को हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो मैं इसे साफ करता हूं और एक एक करके हम प्रस्तुतिकरण पे पहले चलेंगे। ठीक है, देखिए, प्रस्तुतिकरण को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण को समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मसलन कि ए और बी एक मित्र थे, दोनों अच्छे मित्र थे। ठीक है, और सी बी ए की वाइफ थी। ठीक है, तो एक दिन ए के यहाँ कोई गेस्ट आने वाले थे, कुछ विशेष विषय को लेकर बात करने, चाहे वो शादी विवाह के मामले में हो। ठीक है, तो आए हुए थे। तो इस मामले में ए और सी के मध्य इस बात को लेकर विवाद हुआ कि क्या क्या खाद्य सामग्री उनके लिए तैयार की जाए, क्योंकि आप
पार्टिकुलरली भारतीय समाज में जो होता है एक तरह का गेस्ट के लिए अतिथि देवो भव का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो उनके लिए ये काफ़ी विवाद रहा कि कैसे करना है। तो ए ने कहा सी से कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह की मतलब खाद्य सामग्री बनाई जाए और इसे इस तरह से दिया जाए, इस प्लेट में दही हो तो इस प्लेट में मिठाइयाँ हो, अलग अलग तरह प्रकार के रेसिपीज को अलग अलग तरीके से सजाया जाए, ठीक है। इस मामले में एक विवाद ये हुआ कि अब सी कहती है कि मिठाइयाँ जो होगी वो शीशे के कटोरे में होगी, ठीक है। देखिए ये कोई मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, ऐसी कोई ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस माध्यम से प्रस्तुतिकरण कहते किसको हैं, क्योंकि इसे समझना बेहद जरूरी है उत्तर लेखन के लिए। तो इस रूप से तो ए ने सी ने कहा कि शीशे के कटोरे में मैं मिठाइयाँ दूंगी गेस्ट को। तो इस मामले में ए ने कहा नहीं, मैं उनके लिए एक अलग प्लेट लाया हूँ, इसमें उस दिया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, देखने में अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मुझे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है, परोसा गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बाद विवाद चलते चलते ये अंत में हल निकला और दोनों एक बीच के रास्ते पर आए और कहा कि ठीक है इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले एक खाना का अलग थाली होगी, उसके साथ साथ उसमें जो भी रेसिपीज होंगी वो होगी, उसके बाद मिठाइयाँ, दही, जो भी आदि जो भी सामग्री होती है खाद्य की वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से परोसी जाएगी, ठीक है। तो उसमें से चूंकि आप भारतीय समाज में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि दही खाने की जो परंपरा है वो बाद में है और खाना के बाद दही दी जाती है और मिठाइयाँ परोसी जाती है, मीठे व्यंजन जितने भी होते हैं, तो ठीक है। तो इस मामले में उनके यहाँ गेस्ट आए और परोसा गया खाना। उनके साथ सबसे पहले खाना का जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि जो खाना में कोई भी चीज़ें हो, जैसे कि आपकी पूरी सब्जी जो भी है या फिर नॉनवेज में कोई कुछ भी हो, तो उस तरह के व्यंजन परोसे गए, ठीक है। और उसे इस तरह से सजाया गया कि वो अपने आप में देखने में इतना अच्छा लग रहा था। तो सी ने ए को कहा, सी जो ए की वाइफ है उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसे प्रस्तुत किया है, काफ़ी अच्छे से परोसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उसे परोसा गया और गेस्ट ने काफ़ी उसे उनकी प्रशंसा भी की बाद में कि अच्छा है और आपने जो मुझे इस तरह से प्रतिष्ठा दी, मेरा सम्मान किया और मेरा आदर सत्कार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। तो मैं इसके समझाने का मतलब मेरा ये था कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो खाना के स्तर पे क्यों ना हो, उसे प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, एक उसका स्तर होता है कि किस तरीके से आप किस चीज़ को किसी के सामने ले जा रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है कि कोई गेस्ट आया, आप दाल में चावल मिला दिए, सब्जी मिला के गेस्ट के सामने रख दिए, कोई प्रस्तुतिकरण थोड़ी है। ये तो रहा कि ऐसे आपने दे दिया खाना, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि प्रस्तुतिकरण का ये मामला है, ठीक है। ये तो हुआ खैर एक अदर एग्जाम्पल। अब मैं सिलेबस के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, विषय वस्तु के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए प्रस्तुतिकरण के मामले में सबसे पहले मैं जब आंसर की फॉर्मेटिंग बताऊंगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे भूमिका, कहाँ पे मुख्य प्रश्न के उत्तर का मुख्य भाग और कहाँ पे निष्कर्ष, कहाँ पे कौन से फैक्ट कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उसमें मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मतलब विषय वस्तु के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले किसी भी उत्तर की भूमिका लिखी जाती है। जब आप कोई नया घर बनाते हैं और आपके आसपास या आपने खुद नए घरों का निर्माण देखा होगा, उसमें से सबसे पहले घर का पिलर बनता है, ठीक है। पिलर के बाद उनका मूल ढांचा वहाँ से दिखता है, वहाँ से मजबूत होता है, ठीक है। सबसे पहले भूमिका किसी उत्तर की एक मूल ढांचा है, उत्तर का एक बेसिक एक फाउंडेशन है, ठीक है। भूमिका सबसे पहले लिखी जाती है किसी भी उत्तर की, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके साथ साथ मैं अब इसे 3 पार्ट में विभक्त कर दे रहा हूं, भूमिका और मुख्य भाग। भूमिका के बाद दूसरा जो है मुख्य भाग लिखते हैं, उसके बाद निष्कर्ष। देखिए बेसिक रूप से तो इसके 3 ही पार्ट होते हैं, किसी भी उत्तर के हमेशा 3 ही भाग होंगे। अगर आप उत्तर चाहे वो मॉडल उत्तर हो या सामान्य उत्तर हो, उसके 3 ही भाग होंगे। लेकिन अगर इसके उपखंड बनाना चाहें, जैसे भूमिका में किस तरह की भूमिका होगी, भूमिका का प्रकार कैसा होगा, भूमिका संकल्पनात्मक होगी,
और मैं आपको ये बात बता दूं कि अमूमन ज़्यादातर मामलों में भूमिका संकल्पनात्मक ही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भूमिका, एक सेकेंड, भूमिका हमेशा संकल्पनात्मक होती है। संकल्पनात्मक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं अपना परिचय देना चाहूं या आप अपना परिचय देना चाहें, तो परिचय, पहले मैं भूमिका को समझा दे रहा हूं। भूमिका का मतलब होता है कि परिचय देना अपना। ठीक है, जैसे मेरा नाम ए है, मैं बी क्लास में पढ़ता हूं, वर्तमान में मैं सी चीज़ों की तैयारी कर रहा हूं या सी डी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं अपना परिचय देना चाहूँ, आप अपना परिचय, बेसिक परिचय देना चाहें तो आप ऐसे ही देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ या इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, इस तरह से परिचय देंगे अपना। तो परिचय ही भूमिका है। आप इस बात का ध्यान रखें कि परिचय, अगर आप जो परिचय देंगे वही आपकी भूमिका है। उसी तरह प्रश्न की भी एक भूमिका होती है। वो प्रश्न की भूमिका आप प्रश्न के अनुसार से देंगे, प्रश्न के कीवर्ड को पहचान के देंगे, प्रश्न के कीवर्ड को पहचान के उस आधार पर भूमिका प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आप संकल्पनात्मक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। संकल्पनात्मक का मतलब है कि भूमिका में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो, अवधारणा हो, अवधारणा स्पष्ट हो। ठीक है, मसलन मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी भी इकोनॉमिक्स का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अर्थशास्त्र में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कोई प्रश्न आया कि भारत में दुधारू पशुओं की संख्या जो है एकदम कम होती जा रही है। ठीक है, उस तरह से प्रश्न कोई है। ठीक है, तो दुधारू पशु एक कीवर्ड है, मैं उसको आगे समझाऊंगा कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो दुधारू पशु एक कीवर्ड है। ठीक है, तो दुधारू पशु की संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो ये कीवर्ड है एक। तो इस आधार पे अगर हमें उत्तर लिखना होगा तो सबसे पहले हम उत्तर की भूमिका लिखेंगे, मतलब दुधारू पशु की जो संख्या है वो कम हो रही है या नहीं, वो हमें बजट से पता चलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलेगा। ठीक है, कि दुधारू पशु पे कितनी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण में ये पता चलेगा हमें कि दुधारू पशुओं की संख्या घट रही है या बढ़ रही है या संतुलित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इसके बारे में लिखेंगे तो दुधारू पशु के बारे में लिखेंगे। उसके बाद संकल्पनात्मक का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर आप कोई प्रमाण दे देते हैं, कोई सोर्स का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण मैं लिखता हूं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में दुधारू पशुओं की संख्या कम हो रही है। यह हुआ संकल्पनात्मक भूमिका। ठीक है, जब आप किसी सोर्स का यूज करते हैं, जैसे मैं किसी भी आर्टिकल को ले लेता हूं, जैसे आर्टिकल 360, जैसे वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको अगर प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे आर्टिकल 360 में, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 360 में 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ये तो प्रामाणिकता का तो प्रमाण है ही, उसके साथ साथ संकल्पनात्मक भूमिका का भी एक रूप है। अगर आप संकल्पनात्मक भूमिका लिखेंगे तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा यूज करें, कोशिश करें कि आप किसी सोर्स का यूज करें, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो या फिर संविधान का किसी कोई आर्टिकल हो, कोई अनुच्छेद हो। ठीक है, आप, मुझे आशा है कि आप इसका प्रयोग करेंगे। मुझे आशा है कि मैं संकल्पनात्मक को आपको समझा पाया, और हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने प्रस्तुतिकरण में 3 भाग बताया आपको, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये मूल भाग होते हैं। इसके बाद इसके सबसेट, उपखंड हो सकते हैं प्रश्न में, वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं उत्तर लेखन करवाऊंगा। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का मामला ये हो गया कि प्रस्तुतिकरण में हम पहले भूमिका लिखेंगे, फिर मुख्य भाग लिखेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष मैं आपको बता दूं कि निष्कर्ष हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से सुझावात्मक, संतुलित, सारांश निहित होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि निष्कर्ष हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से सुझावात्मक, संतुलित, सारांश निहित होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। आशावादी दृष्टिकोण
का मूल मतलब ये है कि किसी भी मामले में आप आशा ना खोएं, कि निराशावादी ना हों। जैसे किसी भी ये तो ठीक बात है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को आशावादी तो होना ही चाहिए, नहीं तो अगर आप किसी जिले में रहेंगे और कोई ऐसी समस्या आ जाती है और आप वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर उसे कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं होते हैं, नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और आप कहते हैं कि अब ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता, ये स्थिति सुधरने लायक नहीं है, तो अपने आप में कितनी बुरी बात है, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि आप इस तरह के दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं, निराशावादी दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हो ही नहीं सकता। इस तरह का दृष्टिकोण बिल्कुल रखना भी नहीं चाहिए। और एक नैतिक सिविल सेवक वही है जो आशावादी दृष्टिकोण को हमेशा रखे, कभी भी आशा न खोए, तभी तो मामला बनेगा। ठीक है, तो आशावादी दृष्टिकोण सुझावात्मक होना चाहिए। जब भी आप निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष में आप इस बात का पूरा ध्यान दें कि आप सुझाव जरूर दें जहां पे मांग हो वहां। अब ऐसा नहीं कि किसी निष्कर्ष में जहां सुझाव की मांग नहीं है वहां पे आप सुझाव देने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक अपवाद के रूप में है, सभी प्रश्न में ऐसे नहीं होंगे। प्रश्न के मांग के अनुसार से सुझावात्मक या फिर संकल्पनात्मक, ठीक है, आशावादी दृष्टिकोण से संतुलित सारांशित होना चाहिए। मैं आपको संतुलित बता रहा हूं। संतुलित मतलब जैसे संतुलित का मूल अर्थ यह है कि जैसे मैं एक प्रश्न ले लूं कि क्या होता ऐसा अगर भारत में संसदीय शासन के बदले अध्यक्षीय शासन होता। इस तरह के प्रश्न में एकदम संतुलित उत्तर की मांग होती है, एकदम संतुलित निष्कर्ष की मांग होती है। जैसे मैं इसको समझा दे रहा हूं आपको। जैसे इस तरह के प्रश्न आ जाए कि क्या होता कि भारत में संसदीय शासन के बदले अध्यक्षीय शासन होता। संसदीय अध्यक्षीय, ठीक है। तो संसदीय और अध्यक्षीय का जो मामला है, इसमें अगर पूछा जाए कि कैसा होता अगर संसदीय शासन के बदले अध्यक्षीय शासन होता, ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। एकदम संतुलित दृष्टिकोण का यह मतलब है कि चूंकि आप संसदीय शासन में अभी रहते हैं और संसदीय शासन हमारी एक अमूर्त विशेषता है, तो इस आलोक में मैं ऐसा कह सकता हूं कि संसदीय शासन में जब प्रश्न आप लिखना शुरू करेंगे तो संसदीय शासन की ओर 80% लगभग झुके रहना है और 20% अध्यक्षीय शासन के बारे में लिखना है, ठीक है। और निष्कर्ष में ध्यान रहे, निष्कर्ष में भी आप संतुलित दृष्टिकोण का यूज करेंगे और भूमिका में भी, ठीक है। और प्रश्न के पूरे भाग में आप इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि संसदीय शासन के बदले के बारे में 80% लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसदीय शासन, इसमें क्या बुरा है। संसदीय शासन में सभी जनता के अपने अधिकार हैं, मतदान का अधिकार है, तो इसमें कोई बुरा तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं अध्यक्षीय शासन के बदले के बारे में 20% तो लिखना ही है। उसके बाद जो मामला है निष्कर्ष का, निष्कर्ष में आप यही करेंगे, संसदीय शासन के बारे में लिखेंगे कि हाँ, संसदीय शासन भारत की एक अमूर्त विशेषता है और संसदीय शासन से ही सभी जनता का, क्योंकि ये जनता के लिए, जनता के द्वारा हिंद सरकार है यहाँ, ठीक है, तो ये अच्छा है। लेकिन अध्यक्षीय शासन जो है ये भी काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन इस मामले में अगर इसकी तुलना की जाए, ठीक है, विश्लेषणात्मक तुलना की जाए तो संसदीय शासन इससे काफी बेहतर होता है।